औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनकर हम बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सीखेंगे। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शनरी जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन और इस प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन जो है वो करवाया है। तो इसलिए बिला वक्त ज़ाय किए हम आज के अपने फर्स्ट लेक्चर का जो है वो आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो बायोलॉजी की बुक है फर्स्ट ईयर की, उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ। सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो है वो लाइफ की स्टडी है, ज़िंदगी का मुताला है। हमारा जो आज का फर्स्ट जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से लेकर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी तक जो है वो होगा। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का जो वर्ड है आप सब जानते हैं कि ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और ये दो वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन थॉट एंड रीजनिंग। Actually, biology is a branch of science in which we study about living organism, in which we study about life. तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हम बायोलॉजी के अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी नहीं करते? तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। वो तमाम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो लाइफ के ऊपर ग्रेटली इम्पैक्ट करते हैं वो भी बायोलॉजी की स्टडी में शामिल होंगे, जैसा कि सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये वो तमाम लिविंग कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रेटली इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों की स्टडी भी बायोलॉजी की स्टडी में शामिल होगी। तो हमें ये देखना होगा कि लाइफ क्या है। जब हम ये कहते हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, तो ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हाउ वी कैन डिफाइन लाइफ। लाइफ क्या है? देखिए, लाइफ को अगर हम डिस्कस करें तो इसके क्वेश्चन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं, और हम उन मुख्तलिफ पहलुओं के साथ इसको डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी हमें क्यों पैदा किया गया है, ज़िंदगी का मतलब क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या इस ज़िंदगी के बाद भी कोई ज़िंदगी है। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि बायोलॉजिस्ट का इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं होता। बायोलॉजी वो इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं देती। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें या तो हमारा मज़हब दे सकता है, या फ़िलासफ़र्स दे सकते हैं, साइकोलॉजी में हो सकते हैं, या हमारे रिलीजन के अंदर हमें ये क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। बायोलॉजी इन क्वेश्चंस से कंसर्न नहीं करती। तो फिर बायोलॉजी अगर इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करती तो फिर बायोलॉजी के मुताबिक लाइफ क्या हो सकती है। आप लास्ट पॉइंट को देखें, बायोलॉजिस्ट कंसर्न्स विद रिएक्शंस और फंक्शंस परफॉर्मिंग इन लिविंग थिंग्स। एक्चुअली बायोलॉजी का ताल्लुक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। जब हम लाइफ के एस्पेक्ट्स देखते हैं या लाइफ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो हम सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स से रिलेटेड हैं। जैसे ये नीचे खूबसूरत तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रही हैं, These are all the different characteristics of life। और अगर हम गौर करें तो ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, होम्योस्टेसिस एट्सेट्रा।
तो ये तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक्चुअली जब हम बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होते हैं तो इट्स मीन कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम उन करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं और जिनकी बेस पर हम इनको नॉन लिविंग थिंग्स के से डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं। तो कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर ये पाया जाता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म का वर्ड हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से लिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही ये है कि इनके अंदर एक तंजीम होगी, एक तरतीब होगी। जैसे ये नीचे आपको एक तस्वीर में नज़र आ रहा है, बड़ी खूबसूरत हमारी स्लाइड है, और आपने 9th क्लास में ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा हुआ है। तो मॉलिक्यूल से सेल से टिश्यूज़, टिश्यू से फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। ये सारी देखें एक खूबसूरत सी तंजीम है, एक बाकायदा एक तरतीब है, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट करैक्टर ये होता है कि इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। नेक्स्ट करैक्टर की हम बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। हम सब जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल्स के बने हुए होते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप सब जानते हैं कि वो 3 तरह की होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं उनका हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल के बनते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल में ये शायद सबसे बड़ा डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर। तो इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद जो अगला करैक्टरिस्टिक जो है, जो अगली प्रॉपर्टी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जेनेटिक प्रोग्राम है। हम सब जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरा एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। तो डीएनए की शक्ल के अंदर पूरा एक जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक प्रोग्राम जो है वो इनके अंदर पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट करैक्टर है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ये इनकी डेवलपमेंट से लेकर होल लाइफ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो आप इसकी कुछ डिटेल पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस के अंदर। इंशाल्लाह आगे जाके आप डीएनए और इसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आप डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर एनर्जी एंड यूज़ एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत भी होती है और ये एनर्जी को इस्तेमाल भी करते हैं। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है? आप सब जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड लेते हैं उस फूड में जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है तो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के ज़रिए से हमें एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी हमारी होल लाइफ एक्टिविटीज़ या जो हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सब ये बात भी जानते हैं कि ये एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटीपी की शक्ल के अंदर होती है, और ये जो एनर्जी है ये हमारी तमाम जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर ये इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट करैक्टर है जी रिप्रोडक्शन। आप सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट करैक्टर है। लेकिन यहाँ पे आप इस बात को समझ लें
कि रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टर तो है, लेकिन ये लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट करैक्टर नहीं है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट करैक्टर है कि जिसके ज़रिए से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे मज़ीद ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और फिर आप ये भी जानते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आप जानते हैं कि पेरेंट्स में से सिर्फ एक पार्टनर जो है वो हिस्सा लेता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स जो है वो हिस्सा लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं द रिप्रोडक्शन विच कॉज बाई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जिस रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फ्यूजन हो वो सेक्सुअल है, और जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ना हो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो है ये स्लाइड हमारे पास बड़ी खूबसूरत सी स्लाइड है। इसके अंदर आपको जो है वो रिप्रोडक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो दिखाई गई हैं। आपने 10th क्लास में रिप्रोडक्शन के ऊपर पूरा एक चैप्टर भी पढ़ा है, और इस हवाले से आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स पहले से भी हैं आपके पास। इंशाल्लाह आगे जाके आप रिप्रोडक्शन के बारे में मज़ीद जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और इस चीज़ को हम मज़ीद अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाया जाता है वो रिस्पॉन्स का है। हम सब जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम दो तरह का होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि ये जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट में होने वाले किसी भी चेंज के अगेंस्ट रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, तो उसको हम जो है वो कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट करैक्टर है। यानी कि जैसे आप सब जानते हैं कि स्टिमुलस होता है एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कॉज अ रिएक्शन, उसके बाद क्या होता है रिस्पॉन्स होता है जो उस स्टिमुलस या उस चेंज के अगेंस्ट जो है वो दिया जाता है। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स पैदा करना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट जो है वो करैक्टर है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो हम इसको भी इसमें शामिल करते हैं। उसके अलावा कुछ और करैक्टरिस्टिक्स भी हैं जो आपकी शायद बुक में नहीं है, लेकिन वो हम सब जानते हैं कि वो करैक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। जैसे कि ग्रोथ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं कि उनकी ग्रोथ होती है, उनका साइज़ बढ़ता है, नए सेल पैदा होते रहते हैं, उनका ग्रोथ होती रहती है, उनके जिस्म की नशोनुमा होती रहती है, वो साइज़ में बढ़ते चलते हैं। डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ग्रोथ से पहले डेवलपमेंट होती है जिसमें पूरी एक बॉडी तैयार होती है, उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ होती है। और एजिंग, एजिंग जिसे हम आम ज़ुबान में बुढ़ापा कह देते हैं, कि ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं डेफिनेटली वो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर जब एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उनके अंदर नेगेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और उन नेगेटिव चेंजेस को हम जो है वो एजिंग कहते हैं। तो आप सेकंड ईयर के अंदर ये इसके बारे में एजिंग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि एजिंग कैसे होती है, इसके कौन कौन से आप कह लें एस्पेक्ट्स हैं, कौन ये किस तरह इम्पेक्ट करती है लाइफ के ऊपर, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये एक कॉमन टॉपिक है, आप सब जानते हैं कि एजिंग जो है वो हम देखते भी हैं कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी उम्र के जब आखिरी मराहल में पहुंचते हैं तो वो उनके अंदर एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिससे उनकी बॉडी पार्ट्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और वो जो डैमेजिंग है वो दोबारा रिपेयर नहीं होती। यानी कि ये एजिंग जो है इसको डिले तो किया जा सकता है लेकिन इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो पाए जाते हैं। अपने इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स को अच्छे से याद कर लेना है।
अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ जाया करता है। तो आपने इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स को अच्छे से याद कर लेना है। जी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास ये जो तमाम करैक्टरिस्टिक्स है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, मैंने उन सारे करैक्टरिस्टिक्स को एक ही स्लाइड में इकट्ठा कर लिया है ताकि आपको इनको याद करने में आसानी हो। हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स, कंपोज्ड वन और मोर सेल्स, कंटेन अ जेनेटिक प्रोग्राम, एक्वायर एनर्जी एंड यूज एनर्जी, रिप्रोडक्शन, और उसके बाद है रिस्पॉन्स। तो ये वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप कम से कम ये 6-7 करैक्टरिस्टिक्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें कुछ आप इजाफा भी कर सकते हैं, लेकिन ये कम से कम आपको करैक्टरिस्टिक्स जो है वो इनका पता होना चाहिए और आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। जी नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे आज का टॉपिक का दूसरा जो हिस्सा है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी जो है वो डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों ने 9th क्लास में डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी पढ़ा हुआ है कि हम बायोलॉजी की पूरी स्टडी को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जूलॉजी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जू एनिमल्स, लॉजी स्टडी थॉट, स्टडी एंड रीजनिंग। तो जूलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट ये ब्रांच है, डिवीज़न है। इसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। अब एनिमल्स की जितनी भी आगे क्लासिफिकेशन है, उनकी जितनी भी टाइप्स हैं, वो सब इसके अंदर जो है वो आ जाएंगी, इसके अंदर इंक्लूड होंगी। जैसे कि बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ठीक है। और इसी तरह फिर आगे उनकी जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं, तो फिशेस हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो डिस्कस की जा सकती हैं। तो एनिमल्स जो हम बात करते हैं वो इस ज़ूलॉजी के स्टडी का हिस्सा है। और इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बात भी आपको मालूम होगी, शायद आप जानते हो कि ज़ूलॉजी के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा है वो इंसेक्ट्स का है। जितने भी हमने इस वक्त तक एनिमल्स डिस्कवर किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो इंसेक्ट्स की है। तो इसलिए ज़ूलॉजी के अंदर हम जो है वो एनिमल्स की जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है बॉटनी। आप सब जानते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी। अब प्लांट्स की भी आगे जितनी भी डिवीजन्स हैं वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज़, ठीक है, प्लांट्स। तो जितनी भी हम इसमें प्लांट्स की कैटेगरीज़ हैं वो सब के सब हम इस बॉटनी, इस ब्रांच के अंदर, इस डिवीज़न के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। जी नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? आप सब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो माइक्रोस्कोप के बगैर जिनको देखना मुमकिन नहीं है। तो डेफिनेटली हम ये सारी स्टडी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की करते हैं ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा। जी जल्दी से हम ब्रांचेस शुरू करने जा रहे हैं। जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान क्या इंट्रैक्शन है, और हम ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म माहौल पर किस तरह इम्पेक्ट करते हैं, वो पॉजिटिव इफेक्ट हैं या नेगेटिव हैं, और किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म माहौल को मुतासर कर रहे हैं या माहौल लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर किस हद तक असरअंदाज होता है। ये सब जो है वो हम इकोलॉजी के अंदर जो है वो इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जी एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एम्ब्रियो टू कंप्लीट इंडिविजुअल।
फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जाइगोट बनता है और जाइगोट के अंदर जब माइटोसिस होती है तो फर्स्ट जो फॉर्म बनती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो उस फर्स्ट फॉर्म से लेकर कंप्लीट बॉडी के तैयार होने तक या कंप्लीट इंडिविजुअल बनने तक जितनी भी चेंजेस आएंगी, उन सब चेंजेस को हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। और आप लोगों के लिए ये भी इंटरेस्टिंग एक फैक्टर होगा कि कुरान पाक के अंदर बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आप कह लें आयात हैं या डिस्कस किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एम्ब्रियोलॉजी को जो है वो डिस्कस किया गया है। तो एम्ब्रियोलॉजी बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है इस हवाले से। जी नेक्स्ट चलते हैं फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखें, जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें हम तीन चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करें या किसी पार्ट ऑफ बॉडी को डिस्कस करें तो हम तीन चीज़ों को जो है वो उसमें देखते हैं। सबसे पहले हम उसमें मॉर्फोलॉजी देखते हैं, एक्सटर्नल स्टडी, फिर हम एनाटॉमी देखते हैं, इंटरनल स्टडी, और उसके बाद हम देखते हैं फिजियोलॉजी। तो ये तीन ब्रांचेस जो है वो बायोलॉजी की ये साथ साथ चलती हैं। आपने जब भी किसी बॉडी पार्ट को डिस्कस करना होगा तो आप इन तीन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। उनके अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो दूसरे बॉडी पार्ट्स में नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से वो जो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो सिर्फ वही एक बॉडी पार्ट जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो इस चीज़ की स्टडी, फंक्शनिंग की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जी सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग सेल डिवीजन। नाम से चूँकि ज़ाहिर हो रहा है कि हम इसमें सेल के बारे में जो है वो डिटेल स्टडी करेंगे, सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शनिंग और उसके अंदर सेल के अंदर जो पाई जाने वाली ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डिटेल स्टडी जो है वो हम सेल बायोलॉजी में करते हैं। और इसके साथ साथ जो सेल डिवीज़न है वो भी हम सेल बायोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सेल डिवीज़न आप जानते हैं दो तरह की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है वो सेल बायोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, और हायर क्लासेस तक आप इस ब्रांच को जो है वो ये पढ़ते जाएंगे। और ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हुए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हुए हमें उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में जानना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे या पार्ट्स ऑफ बॉडी को डिस्कस करेंगे तो हम तीन ब्रांचेस को साथ लेकर चलते हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो है वो स्टडी है, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या पार्ट ऑफ बॉडी को हम देखें तो उसकी जो एक्सटर्नल हमें स्ट्रक्चर नज़र आती है उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे इस खूबसूरत सी तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं ये एक लीफ की मॉर्फोलॉजी जो है वो दिखाई गई है, यानी ये वो तमाम इसके पार्ट्स हैं जो हमें एक्सटर्नली जो है वो नज़र आते हैं। तो उस चीज़ को हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी की बिल्कुल अपोजिट है। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जबकि एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि एनाटॉमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी जो है वो कहा जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी अगर हम बॉडी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगी वो जो है वो एनाटॉमी कहलाएगी। और जो आप सब जानते हैं जो मेडिकल से इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स हैं जो आगे फ्यूचर में मेडिकल में जाना चाहते हैं
तो उनके लिए ये है कि एनाटॉमी जो है वो मेडिकल की एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रांच है। तो ये एक्चुअली मेडिकल टर्म है और बायोलॉजी के अंदर हम जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा पैलियोंटोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं कि फॉसिल्स आर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सटिंक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो जानदार ख़त्म हो चुके हैं, मर गए हैं, उनके जब हमें कुछ बचे खुचे हिस्से मिलते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स मिलते हैं, तो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। और पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम उन फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, जिसके ज़रिए से हम उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। और पैलियोंटोलॉजी के स्टडी के साथ हमें ये भी मालूम होता है कि जो पास्ट लाइफ के अंदर किस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म इस ज़मीन पर पाए जाते थे और वो उनका माहौल या इन्वायरमेंट के साथ उनका क्या इंटरेक्शन था, उनकी बॉडी पार्ट्स या उनकी स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शनिंग किस तरह की थी। ये सब चीज़ें पैलियोंटोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस की जाती हैं। तो इसलिए पैलियोंटोलॉजी बायोलॉजी की एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रांच है। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। आप सब लोगों ने ये भी 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी हुई है हिस्टोलॉजी की। तो हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं? टिश्यूज़ के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। टिश्यूज़ क्या हैं? टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। तो टिश्यूज़ की हम स्टडी जब हम करते हैं, और ये स्टडी जो है वो डेफिनेटली माइक्रोस्कोप की हेल्प से की जाएगी, तो इस स्टडी को हम जो है वो हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट MCQ है जो अक्सर पेपर में आया है। एवोल्यूशन, इट डील्स विद एंसेस्ट्रल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें चूँकि बायोलॉजी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्सा है एवोल्यूशन है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एवोल्यूशन का। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें आज नज़र आते हैं वो उनकी एंसेस्ट्रल स्टडी क्या है, उनके एवोल्यूशनरी स्टडी क्या है, वो किन किन फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स में से गुज़रते हुए इस वक्त जो मौजूदा उनकी जो आप कह लें शक्ल सूरत है या बनावट है, वो जो मौजूदा उनकी स्ट्रक्चर है वो किस तरह जो है वो प्रोड्यूस हुई है, उनके अंदर कौन कौन सी जो है वो चेंजेस आई हैं। तो ये सारी जो है चीज़ें हम एवोल्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं। एवोल्यूशन एक बड़ा हॉट इशू है और बड़ा एक ज़बरदस्त टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर। हम इसको जो है वो अक्सर जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। तो इस हवाले से ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। देखें, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है। तो वो जो जेनेटिक प्रोग्राम है, जिसे आप DNA कह सकते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, जीन्स कहते हैं, ये वो चीज़ें, इनकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। और हम सब ये बात जानते हैं कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर या एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो करैक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र होती हैं वो इसी प्रोग्राम के ज़रिए से ही ट्रांसफ़र होती हैं, DNA के ज़रिए से होती हैं। तो इसलिए जेनेटिक्स की स्टडी बड़ी इम्पोर्टेंट है और हम ये कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी की एडवांस जो ब्रांचेस हैं उनमें से एक है। तो इसलिए जेनेटिक्स आज के दौर में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी वगैरह की बात करते हैं तो जेनेटिक्स की स्टडी की अब अहमियत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट है जी ज़ूजियोग्राफी। आपने जो है वो पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। वहाँ पे आपने बायोजियोग्राफी पढ़ा था, यहाँ पे ज़ूजियोग्राफी है। क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि इस पूरी जो अर्थ हमारा जो घर है, इसके ऊपर ज़मीन हर जगह पर इस ज़मीन पर लाइफ एक जैसी नहीं है, यकसा तौर पर नहीं है। कहीं पर लाइफ बहुत ज़्यादा है, कहीं पर लाइफ बहुत कम है।
फिर हम ये भी देखते हैं कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ जो है नज़र आती है। जैसे पोलर रीजन पे आप देखें तो आपको और तरह की लाइफ मिलेगी, डेजर्ट्स में और तरह की होगी, प्लेन एरियाज़ में और तरह की होगी, फॉरेस्ट में और तरह की लाइफ मिलती है। वहाँ पे जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो अर्थ है इसकी सरफेस के ऊपर जो डिफरेंट आप कह लें अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वहाँ पे जो लाइफ मौजूद है वो कैसी है और ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है। तो इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। एक्चुअली ये जो जू जियोग्राफी है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स है, और जब हम बायो जियोग्राफी कहेंगे तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आपने इस चीज़ को याद रखना है, इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बायो जियोग्राफी या जू जियोग्राफी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी टैक्सोनॉमी। देखें दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, टैक्सोनॉमी। टैक्सो कहते हैं क्लासिफिकेशन या क्लासेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नोमी कहते हैं नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नाम से चौंके जाहिर हो रहा है कि इस ब्रांच के अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। टैक्सोनॉमी के अंदर हमने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की है, आप जानते हैं कि हमने उनके बाकायदा ग्रुप्स बनाए हैं, बड़ा ग्रुप, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे ये नीचे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा ग्रुप डोमेन होता है, उसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो इस तरह हमने देखें इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने अगर नेमिंग की बात करें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने जो है वो 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, और आपकी इसी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर भी इसके बारे में जो है वो बाकायदा आई थिंक 3rd चैप्टर के अंदर पूरी डिटेल जो है वो मौजूद है। तो आप इसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। आई एम सॉरी 5th चैप्टर के अंदर आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। देखें हम इसको बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मिलने से आगे सेल ऑर्गेनेल्स और फिर सेल्स और फिर इसी तरह आगे सारी, तो इनकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल। जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके डिस्कस कर रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। ज़मीन पे जो पानी पाया जाता है, वैसे तो ये ग्लेशियर्स की शक्ल में भी है, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म है वाटर की वो हमें मिलता है दो तरह का, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। और हम ये बात जानते हैं कि ये दोनों जो हैं, जो वाटर की टाइप्स हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स, इनके कंपोनेंट्स या इनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम जो है फ्रेश जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें जो पाई जाने वाली लाइफ है उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। और अब ये फ्रेश वाटर किस में होता है, आप सब जानते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, रिवर, लेक्स, और इसी तरह मैरीन लाइफ के अलावा जो हमें वाटर मिलता है उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर जो पाए जाने वाली लाइफ है उसकी स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहेंगे। इसी के अगेंस्ट दूसरा है मैरीन बायोलॉजी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि
वाटर की जो लिक्विड फॉर्म वाटर है उसकी दो टाइप्स हमें मिलेंगी, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। तो मेरीन लाइफ यानी कि जो समुंदरों का पानी है, तो समुंदर के पानी में जो रहने वाली ज़िंदगी है, जो लाइफ है, इसकी स्टडी को हम मेरीन बायोलॉजी कहेंगे। डेफिनेटली इन दोनों जो आप कह लें लाइफ है या इन दोनों इन्वायरमेंट में बड़ा एक ग्रेट डिफरेंस मौजूद होता है। दोनों जो वाटर कंडीशंस हैं वो डिफरेंट होंगी, उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी, तो इसलिए उनमें पाए जाने वाली लाइफ भी जो है वो भी डिफरेंट होती है। उनकी अडॉप्टेशंस डिफरेंट होती हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमने ये जो एक्वेटिक लाइफ है इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मेरीन बायोलॉजी, क्योंकि इनको एक ही ब्रांच के अंदर रख के डिस्कस नहीं किया जा सकता। दोनों लाइफ के अंदर एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस और इनकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो हमें नज़र आता है। नेक्स्ट है जी बायो की ब्रांच है जी पैरासाइटोलॉजी। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? आप सब ये बात जानते हैं कि पैरासाइट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच अटेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम होस्ट एंड हार्म्स देम इन टर्न। यानी कि ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड और शेल्टर लेते हैं और बदले में उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट्स की स्टडी को हम कहेंगे पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो वायरस हैं। वायरसेस जो है वो सब के सब आप जानते हैं पैरासाइट्स हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं इस ब्रांच के अंदर कि उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक किस तरह ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पैरासाइटोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज के दौर के अंदर जब ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है वायरस वगैरह, तो इसलिए इस ब्रांच की अब इम्पोर्टेंस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जी। नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट है जी ह्यूमन बायोलॉजी। देखिए पीछे हमने जितनी भी ब्रांचेस पढ़ी हैं बायोलॉजी की, जिसमें हमने फिजियोलॉजी पढ़ा, एनाटॉमी पढ़ा, मॉर्फोलॉजी पढ़ा, अगर हम इन सेल बायोलॉजी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है, अगर हम इन सारी चीज़ों को ह्यूमन को फोकस करके जो है वो डिस्कस करें, यानी सिर्फ ह्यूमन को हम सामने रख के इन चीज़ों को हम देखें, तो फिर वो बायोलॉजी की एक नई ब्रांच बन जाएगी जिसे हम कहेंगे ह्यूमन बायोलॉजी। यानी चीज़ें तो हम वही डिस्कस होंगी, लेकिन इसमें हम सिर्फ ह्यूमन को फोकस करेंगे और ह्यूमन के हवाले से जो ही वो इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो इसलिए ये बायोलॉजी की एक अलग से हम फिर इसको ब्रांच बनाते हैं और इसको हम कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। नेक्स्ट है जी हमारी ब्रांच है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी ये इसको हमने 9th क्लास में सोशियो बायोलॉजी पढ़ा है, आपको याद होगा, आपको इसकी डेफिनेशन भी याद होगी। तो सोशियो बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोशल बिहेवियर हम सब जानते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस में जो ताल्लुकात होते हैं, रिलेशंस होती हैं, उनको हम सोशल बिहेवियर कहते हैं। तो इसी सोशल बिहेवियर की स्टडी को हम जो है वो सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। तो बड़ी एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ये जो इंटरेक्शन है ये डिफरेंट हो सकते हैं, ये पैरासिटिज़म भी हो सकता है, ये म्यूचुअलिज़म हो सकता है, कॉमनसेलिज़म हो सकता है, प्रेडिडेशन हो सकता है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस में इंटरेक्शंस हैं, इनकी स्टडी को हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी या सोशल बायोलॉजी। जी नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। आप सब जानते हैं बायो की बड़ी ही इम्पोर्टेंट और एडवांस ब्रांच है, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए ह्यूमन वेलफेयर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं।
आपने इसके बारे में 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है और आप सब इस चीज़ से फैमिलियर हैं, अच्छे से आप जानते हैं वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बनाई गई हैं। उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स के नाम भी आपको आते होंगे, इंसुलिन है, वैक्सीन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने तैयार की हैं। अब इनमें से कुछ चीज़ें तो बहुत अरसे से बनाई जा रही हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है और एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आप जानते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस है और इस तरह का दूसरे प्रोसेसेस हैं जो इंसान सदियों से करता आ रहा है। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके बाद जीन थेरेपी है और ये सारी चीज़ें जो हम जिसके ज़रिए से हमने इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस की है, तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी जो है ये हम कह सकते हैं कि आज के दौर की बायो की शायद सबसे एडवांस जो है वो ब्रांच है। जी, हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। ये लास्ट स्लाइड है हमारे आज के लेक्चर की। इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस का जो है वो नेम दिए हुए हैं। इनमें से बहुत सारी हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारी इसमें से ज़ाहिर बात रह गई होंगी क्योंकि वो हमारी बुक का हिस्सा नहीं है। और मेरी कोशिश यही होगी कि हम जितने भी लेक्चर्स लें वो सारे हम अपनी बुक को फोकस करते हुए लें। हम इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो हमारी टेक्स्ट बुक की तरफ होगा ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। लेकिन बच्चे आप लोगों ने चूँकि आगे MCAT करना है और आगे अपने बायो को लेकर चलना है, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस इंटरेस्ट का आज आपने मुझे एक जो है वो डेमो देना है कि इसमें जो ब्रांचेस जो रह गई हैं जो इस स्लाइड में मौजूद हैं लेकिन हमने डिस्कस नहीं की हैं, आपने उन ब्रांचेस की डेफिनेशन वो आपने ढूंढ कर नेट से भी ढूंढ सकते हैं या अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। वो आपने मुझे डेफिनेशन जो है वो सेंड करनी है ताकि मुझे ज़रा पता तो चले कि आप लोग बायोलॉजी में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा भी बायोलॉजी की सिर्फ यही ब्रांचेस नहीं है जो आपकी स्लाइड में नज़र आ रही हैं या जो हमने डिस्कस कर ली हैं। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो अगर आप इसके अलावा भी किसी एक ब्रांच को के बारे में बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। तो मैं आपके मैसेज का वेट भी करूँगा। आप लोगों ने मुझे जो है वो किसी एक ब्रांच की डेफिनेशन, उसका नेम और उसकी डेफिनेशन जो है वो आपने मुझे मैसेज करना है। तो मैं ये देखूँगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी, लेक्चर एंड होने पर सिर्फ ये नहीं है कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बल्कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे ताकि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी होती चली जाए। आप लोगों ने ये करना है कि आपने ये जो स्लाइड है जो आपके सामने इस वक्त ओपन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आपने इसमें मौजूद जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आपने नोट कर लेना है या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि ये आपके पास सेव रहे। ठीक हो गया? और आपने इन क्वेश्चंस को तैयार भी करना है। तो मेरा ख्याल है कि आप इन क्वेश्चंस का आसानी से आंसर दे लेंगे। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें और इनके MCQs जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है जिसके अंदर क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, define social biology, differentiate between molecular biology and biotechnology, differentiate between marine and freshwater biology, define molecular biology, define zoogeography, list out the characters of life। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप कह लें कि इम्पोर्टेंट नहीं है या मतलब खाम खा या फजूल में बनाया गया, ऐसा नहीं है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं। तो डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चंस आए हैं और कई दफ़ा आए हैं। तो इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी नोट भी करना है, अपनी बुक पे मार्क भी करना है और इसको अच्छे से जो है वो याद भी करना है। देखें बेटा, एफएससी के अंदर तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो डेली आपको काम मिले उसको डेली बेस पे किया करें। तो इसलिए मैं भी ये ख्वाहिश रखता हूँ और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा, इन्फोर्स करूँगा कि आपको डेली बेस पे जो लेक्चर मिलेगा आपने उसको डेली तैयार भी करना है। तैयार कैसे करना है कि जो लास्ट में ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है, उसको मार्क करना है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा और किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करें और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़।